जैसे ही रिंकू दुकान खोलता है, रिंकू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिंकू डरता डरता उस मशीन के पास जाता है। सामने से आवाज आती है। रिंकू अंदर से बहुत डर चुका था। अगले दिन पंडित जी आते हैं और तो कैसे हो दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और सच्ची घटना लेके। मैं आपका होस्ट विकी, और आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक और सच्ची भूतिया रहस्यमयी घटना। तो ये कहानी शुरू होती है मेरी दादी से। मेरी दादी, जिनकी बहुत सारी बहनें हैं। पहले के ज़माने में आपको पता है कितने कितने बच्चे हुआ करते थे। मेरी रियल दादी, उनसे छोटी एक उनकी सिस्टर, जिनकी शादी देहरादून हुई। और देहरादून में जहाँ उनकी शादी हुई, वो एक बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं। कोठी भी कह सकते हैं उसे, और उसको बंगला भी कह सकते हैं। उन्होंने 3 मंजिली वो कोठी बनाई हुई है, जिसमें वो ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में उन्होंने 6-7 कमरे डाल के अच्छा पीजी खोल रखा है। तो क्योंकि स्टूडेंट हब है, आसपास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और रुकते हैं। ऐसे ही जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने 2 अलग अलग 2 BHK बनाए हुए हैं, जिसमें फैमिलीज रहती हैं। तो मोस्टली उनकी प्रेफरेंस रहती है कि वो फैमिली को ही चढ़ाएं। बट एक बार एक फैमिली छोड़ के गई, तो 3-4 महीने तक वो घर किराए पर नहीं चढ़ रहा था। ये बात है 2002 की। 2002 में एक लड़का पीजी में रहने आया उनके पास। जिस लड़के की ये कहानी है, उसका नाम है रिंकू। उसने अपनी स्टडीज पूरी की, बट वो थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर था। इसीलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। पार्ट टाइम जॉब में उसने एक टेलर के पास लगा वो, और वो लेडीज़ के कपड़े बनाता था, जैसे सूट, सलवार। धीरे धीरे करके वो उसने सीखा वो काम, और वो उसमें मास्टरी हासिल कर ली उसने पढ़ाई के साथ साथ। वो उसको काम भी अच्छा लगने लगा, और उसके अंदर टैलेंट भी था कि वो अच्छे बनाने लगा कपड़े। तो उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी दुकान डाल लूं। उसने रेंट पे पास में एक शॉप ली छोटी सी। एक सिलाई मशीन लेके आया, जो जो सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें लेकर आया, और उसने अपनी दुकान खोल ली। 2002 में रेडीमेड कपड़े तो बहुत कम लोग खरीदते थे और सिलवाते ही थे। जब उसने अपनी दुकान खोली, तो उसकी ग्राहकी एकदम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उस लड़के में टैलेंट था, और वो कपड़े भी अच्छे सिलता था। इसीलिए उसके पास रश लगा रहता था, भीड़ लगी रहती थी, और वो खुला टाइम लेता था, और वो कपड़े बहुत अच्छे सिल के देता था। इसीलिए किसी को शादी ब्याह में या नॉर्मल कपड़े भी सिलवाने होते थे, तो लोगों की प्रेफरेंस, यानी ज़्यादातर लेडीज़ की प्रेफरेंस वही रहता था। तो रिंकू का जब काम बढ़ने लगा, रिंकू ने सोचा कि मैं एक अकेला बंदा इसमें लगा रहता हूँ, और मुझ में ये टैलेंट है, मेरे पास सिलाई मशीन भी एक ही है, क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। तो रिंकू ने जो पैसे जोड़े हुए थे, उस जोड़े हुए पैसों से 4 सिलाई मशीन और खरीदी। अब 4 सिलाई मशीन खरीदने के बाद उसने 4 कारीगरों को रखा, जो कि अपनी फील्ड में माहिर थे। रिंकू ने उन्हें सिखाना शुरू किया कि कैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए। अपनी सारी खूबियां उन 4 बंदों को दी। 3 की मशीन जो थी वो अच्छी चलती थी, बट एक जो चौथे वाला बंदा था, उसकी मशीन थोड़ी सी अटक अटक के रुक रुक के चलती थी। अब रिंकू के पास इतने पैसे तो थे नहीं, काम उसका अच्छा चल रहा था, बट उसने इतने पैसे नहीं जोड़े थे कि वो चारों मशीनें नई ले सके। तो उसने चारों मशीनें जो ली थी वो सेकेंड हैंड मशीनें ली थी। 3 मशीनें एकदम ठीक चल रही थी, चौथी मशीन थी वो अटकती थी। रिंकू ने सोचा कि इस पे और पैसे लगाने से बढ़िया है पहले खुद ही थोड़ी सी इसकी मरम्मत करके देखी जाए। रिंकू बाजार से मशीन, ऑयल और कुछ कुछ जो जो सामान होता है, रिंकू को नॉलेज थी मशीन की अच्छे से, तो रिंकू ने खुद ही खोल के उसको थोड़ा बहुत और उस मशीन को सेट कर दिया। तो रिंकू ने जब उस मशीन को सेट किया, रिंकू के हाथ से वो मशीन अच्छी चलने लगी। बट जब उसने अपने कारीगर को वो मशीन पकड़ाई, तो कारीगर ने कहा, मालिक ये मशीन फिर रुक रही है, मुझसे नहीं चल रही। रिंकू ने कहा, ऐसा करो तुम मेरी मशीन यूज़ कर लो, मैं आज से तुम्हारी मशीन यूज़ करना शुरू कर दूंगा। कुछ दिन बीते, नवंबर दिसंबर का टाइम आया, शादियों का सीज़न आया। रिंकू के पड़ोस में ही एक शादी थी। रिंकू के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, क्योंकि आस पड़ोस की जितनी भी लेडीज थी, अब सबको सूट या कोई ना कोई ड्रेस सिलवानी थी, तो रिंकू के पास ही सारा ऑर्डर आया।
रिंकू ने सारा ऑर्डर पकड़ लिया तो रिंकू ने उस मशीन पे काम करना शुरू किया। कारीगर जो होते थे वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक काम करते थे और 7 बजे चले जाते थे। 7 बजे के बाद रिंकू ने ओवर टाइम करना शुरू किया। 7 बजे से लेके रात को 11 बज गए। रिंकू काम कर रहा था और काम करते करते एक सूट सिल रहा था रिंकू, और वो सूट आधा ही सिला था कि रिंकू की आंख लग गई। रिंकू ऐसे ही मशीन पर सो गया और जब रिंकू की रात को 3 साढ़े 3 बजे आंख खुली तो वो देखकर हैरान रह गया कि जो सूट आधा सिला था अब वो पूरा प्रिपेयर्ड पड़ा है, वो पूरा रेडी हुआ है, पूरा सिल चुका है वो सूट। रिंकू हैरान था, बट रिंकू को नींद आ रही थी। रिंकू ने अपनी दुकान बढ़ाई और रिंकू अपने घर जाकर सो गया। अगले दिन रिंकू को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। उसके घर पे सुबह उसका कारीगर चाबी लेने आया दुकान की। उसने दुकान की चाबी दी और चारों कारीगर अपना काम करने लग गए दुकान में जाके। रिंकू को सामान लेकर आना था, इसलिए रिंकू बाजार गया और आते आते शाम के 7-8 बज गए। कारीगर दुकान बंद करके चाबी घर पर पकड़ा गए थे। रिंकू ने कहा कि मैं अब सामान लेकर आया हूँ, थक भी गया हूँ, खाना खाकर नहाकर थोड़ी देर दुकान पर जाकर सिलाई कर लूंगा तो 1-2 सूट तैयार हो जाएंगे। रिंकू ने वैसा ही किया। रिंकू ने फटाफट खाना खाया, नहाया, फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए और सामान लेकर दुकान पर पहुंच गया। सर्दियां थी, शाम का समय था। जैसे ही रिंकू दुकान खोलता है रिंकू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है सारी दुकान की लाइटें ऑन है, मशीन अपने आप चल रही है। वो काफी देर तक वो दृश्य देखता रहता है। वो डरता भी है, अंदर से वो खुश भी होता है कि अपने आप काम कैसे हो रहा है। रिंकू डरता डरता उस मशीन के पास जाता है और वहां जाके पूछता है, कौन कौन हो तुम, ये सब कैसे हो रहा है। सामने से आवाज आती है, मैं ज्योति, इस मशीन की मालकिन। रिंकू भौचक्का रह जाता है। वो कहता है, मालकिन तुम हो कौन और मुझे दिख क्यों नहीं रही हो। फिर ज्योति उसको अपनी सच्चाई बताती है। ज्योति कहती है, मैं एक आत्मा हूँ, एक अच्छी आत्मा। वो उसे अपनी कहानी बताती है, उसे अपनी आप बीती बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। ज्योति उसको बताती है कि वो भी एक बहुत अच्छी टेलर थी। उसके पास भी कभी काम की कमी नहीं होती थी, उसके पास भी भीड़ लगी रहती थी। पर उसका एक कॉम्पिटिटर था, चंदू। चंदू ज्योति से बहुत चिढ़ता था। एक दिन चंदू ज्योति के लिए लड्डू लेकर आया। उसने कहा, ज्योति ये तुम्हारे लिए मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आया हूँ, इसे खा लो। ज्योति उस पर ट्रस्ट करती थी, जबकि वो उसका कॉम्पिटिटर था और चंदू की दुकान ज्योति की दुकान से 1-2 दुकान छोड़कर ही थी। चंदू ज्योति का सारा काम हथियाना चाहता था, क्योंकि ज्योति के पास ग्राहकी ज्यादा थी और चंदू के पास ग्राहक कम आते थे। चंदू ने जब वो लड्डू खिलाए तो उस लड्डू में जहर मिला हुआ था। शाम का वक्त था। जब ज्योति ने लड्डू खाए उसके कुछ देर बाद ज्योति के शरीर पर उस जहर का असर होना शुरू हुआ। ना ज्योति हिल पाई, ना ज्योति मदद के लिए पुकार पाई। ज्योति ने उसी मशीन के ऊपर अपना दम तोड़ दिया और ज्योति ने रिंकू को बताया कि जब से उसने इस मशीन पे दम तोड़ा था उसकी आत्मा इसी मशीन के अंदर है, इसी मशीन के साथ है, इसीलिए वो काम करती रहती है, इसीलिए उस मशीन में दिक्कत आ रही थी। ज्योति ने कहा, रिंकू तुम्हें मेरी मदद करनी होगी चंदू से बदला लेने में। पर रिंकू ने पूछा कि मैं ज्योति तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। ज्योति ने कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, जैसे मैंने पहले 2 टेलर्स को मारा है। रिंकू कहता है, क्या पहले 2 टेलर्स को? ज्योति कहती है, हाँ, मैंने उनसे भी मदद मांगी थी पर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। रिंकू बहुत डर जाता है। रिंकू उस समय तो ज्योति को बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन रिंकू अंदर से बहुत डर चुका था, क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ बात कर रहा था, माफ कीजिएगा, वो एक ऐसी आत्मा के साथ बात कर रहा था जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। रिंकू ने अपना काम धंधा छोड़ा, अपनी दुकान का शटर बंद किया और वो ऐसे ही घर आ गया। रिंकू घर आया और घर आकर बेड पर लेट गया। रिंकू को सारी रात नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो रिंकू को बुखार चढ़ गया था और रिंकू 1-1.5 महीने तक बीमार रहा। ना वो दुकान पर जाता, ना वो काम कर पाता, बस वो तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, बट वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। जब रिंकू 1-1.5 महीने तक बीमार रहा और डॉक्टर के चक्कर लगा रहा था तो मेरी जो दादी जी की सिस्टर थी
वो रिंकू के पास गई और उन्होंने पूछा कि रिंकू बेटा क्या हुआ है तुझे। तो रिंकू ने उनको सब कुछ बताया। वो एक बाबा जी को जानते थे जो कि हनुमान जी के मंदिर में पुजारी थे। वो रिंकू को हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी थे उन पंडित जी के पास लेकर गए। उन पंडित जी को सारी बात बताई गई। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं कल आता हूँ और मुझे वो मशीन दिखाना। अगले दिन पंडित जी आते हैं और वो मशीन देखते हैं। पंडित जी समझ जाते हैं इसमें आत्मा तो अच्छी है, जो ज्योति है वो बुरी आत्मा नहीं है, पर वो बदला लेना चाहती है। पंडित जी ने रिंकू से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। ज्योति बुरी आत्मा नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसका भी धोखे से खून हुआ था। पंडित जी रिंकू से कहते हैं कि तुम ज्योति से बात करके देखो कि अगर वो मान जाए और उसको हम कोई और स्थान दे दें और वो बदला ना ले। लेकिन रिंकू ने साफ मना कर दिया कि वो ज्योति से दोबारा बात नहीं करेगा। दादी जी के सिस्टर और पंडित जी के फोर्स करने पे रिंकू ने कहा कि ठीक है, मैं आप सबके सामने एक बार बात करूंगा। तो पंडित जी ने रिंकू के हाथ में धागे बांधे कि ये धागे उसकी रक्षा करेंगे, पर रिंकू फिर भी बहुत डर रहा था। रिंकू डरता डरता दादी जी की सिस्टर और पंडित जी के साथ दुकान में गया। हालत उसकी पहले ही खराब थी, बुखार उसको चढ़ा हुआ था, दवाइयाँ उसकी चल रही थी। रिंकू सूख के काटा हो चुका था। उसके आधे से ज्यादा कर्मचारी छोड़ के जा चुके थे क्योंकि रिंकू उनको सैलरी नहीं दे पा रहा था। रिंकू उस मशीन के पास गया और उस मशीन से बात करने लगा। इस बार ज्योति गुस्से में थी। ज्योति ने कहा तुम मेरे से वादा करके पिछले 1.5 महीने से गायब हो। रिंकू ने अपनी हालत बताई कि मेरे साथ ये हुआ। रिंकू उससे बात कर रहा था, बट जो दादी जी की सिस्टर थे और पंडित जी थे उनको कोई ना आवाज सुनाई दे रही थी, ना कोई दिखाई दे रहा था। रिंकू को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही। रिंकू ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये पंडित जी हैं, ये तुम्हें एक स्थान दे देंगे, परमानेंट स्थान दे देंगे, तुम बदले लेने का छोड़ो। ज्योति इस बार बहुत गुस्से में थी। ज्योति ने रिंकू से कहा कि अब तुमने अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं रिंकू तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगी। रिंकू बहुत डर गया और रिंकू दुकान से बाहर भाग गया। दादी जी की सिस्टर और पंडित जी उसके पीछे पीछे गए। रिंकू से पूछा, रिंकू ने सारी बात बताई कि मेरी ये बात हुई है। पंडित जी ने रिंकू से वादा किया कि उसकी मदद करेंगे और ज्योति की आत्मा को उसकी दुकान से और मशीन से बाहर निकाल देंगे। पंडित जी ने उससे कुछ पैसे मांगे और कुछ सामग्री के लिए बोला कि ये कुछ सामग्री आएगी और हवन करेंगे। 48 घंटे तक वो हवन चला और हवन चलने के बाद रिंकू अपनी बॉडी में रिलैक्स फील कर रहा था। रिंकू के ऊपर वैसे वह आत्मा आई नहीं थी ज्योति की, पर वो उसको फिर भी भारीपन महसूस, सर पे प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। पंडित जी ने बहुत सारे धागे बांधे उस मशीन में। पंडित जी ने कहा अब इस मशीन को नदी में बहा दिया जाए। रिंकू ने वैसा ही किया। 2-3 अपने दोस्त बुलाए, एक छोटा टेम्पो बुलाया, उस मशीन को टेम्पो में रखवाया और जाके वो नदी में बहाया है। अब रिंकू रिलैक्स था। उसके बाद ज्योति ने रिंकू को कभी तंग नहीं किया। तो पंडित जी के साहस से और पंडित जी की विद्या से रिंकू तो बच गया। क्या आप बच पाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि सस्ते के चक्कर में सेकेंड हैंड सामान तो ले लेते हैं हम। आजकल तो कपड़े भी सेकेंड हैंड खरीदने लग गए हैं लोग, पर क्या उस कपड़े का या उस सामान का इतिहास जानते हैं आप? क्या है वो, किसने पहना था या किसका कपड़ा था या वो किसका सामान था जो हम सेकेंड हैंड ले आते हैं घर में। इस रियल इंसिडेंट को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि जो गलती रिंकू ने की वो गलती आप ना कर बैठे। तो अब मानिए या ना मानिए, ये चीजें होती हैं और इन चीजों से नुकसान भी बहुत होता है। ये थी रिंकू की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, रियल इंसिडेंट है, तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें या हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप। मैं अपनी आवाज में आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में एक और रियल इंसिडेंट लेके। तब तक के लिए बाय।